नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। मम्मी जी, यह देखिए लाल रंग की बंधेज साड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना। मैं तो ऐसी ही साड़ी लूँगी दिव्या दीदी की शादी में। कीर्ति ने ऐसा कहा तो सासू माँ माथे की त्योड़ियाँ चढ़ाते हुए बोली, हाँ ले लेना बहू। जब अपनी मम्मी के घर जाओ तो उन्हें कह देना वह तुम्हें इसी तरह की साड़ी दिलवा देगी। अपनी सास का ऐसा जवाब सुनकर कीर्ति को बहुत अजीब लगा। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से अपनी जेठानी कविता की तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली। फिर दोनों ही सास के साथ अपनी नंद की शादी की खरीदारी में बिजी हो गई। आज तीनों सास बहू शॉपिंग के लिए आई थी क्योंकि माला जी की बेटी दिव्या की शादी। अगलियों के कपड़े, गिफ्ट्स, बर्तन, फर्नीचर, क्रॉकरी आइटम्स और भी बहुत सारी शॉपिंग की। शाम को घर लौटी तो तीनों ही बहुत थक चुकी थी। छोटी बहू कीर्ति ने, जिसकी शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी, रसोई में काम करते हुए अपनी जेठानी कविता से पूछा, दीदी यह क्या बात हुई? क्या हम अपनी नंद की शादी में नए कपड़े नहीं खरीदेंगी? क्या मम्मी जी ने हमें महंगी साड़ियाँ नहीं दिलवाएंगी? कविता ने धीरे से कहा, अपने यहाँ बहुएं कपड़े मायके के ही पहनती हैं, ससुराल वालों के नहीं। कीर्ति बोली, पर दीदी यह तो गलत है ना, मायके वालों पर इतना बोझ क्यों डालना? कविता बोली, परवर कुछ नहीं, यह तो अपनी ससुराल की रिवाज है। कीर्ति ने कहा, यह कैसा रिवाज है दीदी? काम ससुराल में करो, सेवा सास ससुर की करो और कपड़े मायके वालों के पहनो। कविता उसे चुप कराते हुए बोली, अरे चुप कर, अगर मम्मी जी ने सुन लिया तो बात का बतंगड़ बना देंगी। तुम तो अभी अभी आई हो, मुझे इस घर में रहते हुए 5 वर्ष हो गए। आज तक पति की कमाई से एक रुमाल तक नहीं खरीदा। सिर से लेकर पाँव तक, जूती से लेकर रिबन तक अपने मायके से ही लेकर आती हूँ। कीर्ति आश्चर्यचकित होते हुए बोली, कमाल है दीदी, आपने इतना सब कैसे झेला? जहाँ तक मुझे पता है आपके मायके वालों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में उन पर अतिरिक्त बोझ डालते हुए आपको बुरा नहीं लगा? कविता बोली, अब बुरा लगे या भला, जो रिवाज है वह तो निभाने ही होंगे। मैं साल में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मायके जाती हूँ। मम्मी जी के खास निर्देश होते हैं कि मैं मायके से सर्दी गर्मी के कपड़े, जूते चप्पल, शाल, जर्सी, स्वेटर और बच्चों के कपड़े सब लेकर आऊं, क्योंकि यहाँ से कुछ भी दिलवाया नहीं जाता। यह सुनकर कीर्ति को बहुत बुरा लगा। कमाल है, बहुएं काम ससुराल में करें, नौकरानी की तरह सास ससुर जेठ देवर नंद सबके सामने जी हजूरी लगाती रहें और कपड़ा पहने मायके वालों का। क्या 2 वक्त की रोटी के लिए बहू को रखा जाता है? उनका ससुराल में कोई अधिकार नहीं, पति की कमाई पर पत्नी का कोई हक नहीं। कीर्ति बोली, दीदी यह सब आप झेल सकती हैं, मैं नहीं। पता नहीं आप किस मिट्टी की बनी है, आपको अपने गरीब भाई पर जरा भी तरस नहीं आता? कविता उदास होकर बोली, आता है तो क्या करूं? तुम्हारे जेठ जी से बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। उनसे कहो तो कहते हैं कि रीति रिवाजों के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, माँ को सब नॉलेज है। अपने मायके वालों से कहती हूँ तो वे कहते हैं कि बेटी जब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो तू क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारी ससुराल के रिवाज निभाने के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। तुम्हारी सास नाराज़ नहीं होनी चाहिए। पिछले 5 वर्षों में तुम्हारे जेठ जी ने मुझे अपनी जेब से एक साड़ी भी नहीं दिलवाई। मेरे अंतर मन में यह जंग चलती रहती है, परंतु इसका कोई फ़ायदा नहीं। तभी माला जी रसोई में आकर बोली, तुम दोनों में क्या खुसर फुसर हो रही? जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाओ, शादी ब्याह का घर है और भी बहुत सारे काम हैं, और तुम हो कि तुम्हारी बातें ही खत्म नहीं हो रही। सहम कर दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाने लगी। अगले दिन सुबह 10 बजे के करीब माला जी बगल में परस टांग कर निकली और कविता से बोली, बहू मैं अपने लिए कपड़ों की शॉपिंग करने जा रही हूँ। तुम तो जानती हो कि मेरा भाई बीमार है, वह पैसे बाद में भिजवा देगा, और तुम दोनों भी अपने मायके में फ़ोन करके कह दो कि वे भी शादी में पहनने के लिए महंगी साड़ियाँ और ज्वेलरी भिजवा दे। दोपहर तक सासू माँ 3-4 महंगी साड़ियाँ और सूट लेकर घर लौटी। सूट और ब्लाउज टेलर के पास सिलने के लिए दे आई। यूँ तो कीर्ति की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था।
उसके पास नए कपड़े और महंगी साड़ियों की कोई कमी भी नहीं थी, लेकिन ससुराल की तरफ से तीज त्योहार पर या किसी प्रोग्राम पर नए कपड़े मिले तो उसकी खुशी अलग ही होती। वह चाहती थी कि नंद की शादी में सासुमाँ उन दोनों को भी अच्छी साड़ी दिलवाए, परंतु सासुमाँ के रीति रिवाज के सिर के ऊपर से जा रहे थे। दोपहर को रसोई में काम करते हुए कीर्ति बोली, दीदी यह भी कोई बात हुई? ऐसा भी कोई रिवाज होता है? यह मेरे पल्ले नहीं पड़ता। मेरे मायके में ऐसा कुछ नहीं। मेरी मम्मी और भाभी मिलकर खूब शॉपिंग करती। भाभी के मायके वालों पर कोई दबाव नहीं। कविता बोली, छोटी अपना मन क्यों दुखी करती? कुछ रिवाज ऐसे ही होते हैं, लकीर के फ़कीर। हम उन्हें मानते रहते हैं। हमारे बड़े हमसे मनवाते आए और हम आने वाली पीढ़ी से मनवाएंगे। बस यही चलता रहता है। औरत ही औरत की पहरेदार है। कीर्ति ने पूछा, अच्छा दीदी एक बात बताओ, क्या दोनों बुआ सास के कपड़े हमारे यहीं से जाते हैं? कविता बोली, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है बुआ जी साल में 2 बार ही आती हैं और मम्मी जी उन्हें एक साड़ी और कुछ पैसे रख कर थमा देती। साड़ी भी ठीक ठाक ही होती, पहनने लायक तो नहीं होती। कीर्ति को सारा माजरा समझ आ चुका था और वह दांतों तले उंगली दबाते हुए बोली, अच्छा तो रिवाज सिर्फ बहुओं के लिए ही है। कीर्ति बोली, क्या मम्मी जी के सारे कपड़े उनके मायके से ही आते हैं? कविता ने कहा, पता नहीं, खरीद कर तो खुद ही लाती, बस कह देती हैं कि मेरा भाई इनके पैसे बाद में दे देगा, पर आज तक तो मेरे तो सामने कोई पैसे दिए नहीं गए। खैर छोड़ो इन सब बातों को, फटाफट हाथ चलाओ। मम्मी जी कह रही थी कि शाम तक दोनों बुआ सास भी आने वाली, काम बहुत बढ़ जाएगा। पूरा घर हम दोनों को ही संभालना है। कुछ गड़बड़ी हुई तो बहुत डांट पड़ेगी। तुम मम्मी जी का गुस्सा जानती नहीं हो। शाम तक कीर्ति की दोनों बुआ सास शादी में शामिल होने के लिए आ चुकी थी। दोनों बुआ सास कपड़ों के बड़े बड़े बैग भर कर लाई थी। शाम को खाना पीना निपटाने के बाद माला जी अपनी दोनों नंदों के साथ ड्राइंग रूम में बैठी थी। कविता और कीर्ति भी रसोई का काम निपटाकर ड्राइंग रूम में पहुंच गई। शादी ब्याह का घर था, हंसी ठिठोली चल रही थी। कीर्ति ने मौके की नजाकत का फायदा उठाते हुए बुआ सास के भरे हुए बैग्स को देखकर कहा, अरे बुआ जी, आप इन बैग्स में ऐसा क्या भर लाई है? यह सुनकर छोटी बुआ सास बोली, अरे हमारी इकलौती भतीजी की शादी है, हर प्रोग्राम के लिए अलग ड्रेस लेकर आए हैं। मैंने और दीदी ने मिलकर शॉपिंग की है। पता है तुम्हारे फूफा जी ने हमारे वारे के न्यारे कर दिए। बोले, दिल खोल कर शॉपिंग करो, भतीजी की शादी रोज़ रोज़ नहीं होती। हम खूब खुशी मनाएंगे। तुम क्या समझती हो, क्या ओढ़ने पहनने का शौक सिर्फ तुम नई नवेली दुल्हनों को ही होता है? हम अधेड़ उम्र औरतों को नहीं? हमें भी तो डिफरेंट लगना है, एकदम टिप टॉप। यह कहकर बुआ सास ठाके लगाकर हंसने लगी। कीर्ति बोली, अरे बुआ जी, आपने फूफा जी के पैसे खर्च क्यों करवाए? आपके मायके में तो यह रिवाज है ना कि सारे कपड़े मायके से ही आते हैं। कीर्ति ने ऐसा कहा तो सब उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। कीर्ति ने अपना बोलना जारी रखा, और नहीं तो क्या बुआ जी, आपको पता नहीं है क्या, अपने मायके के रीति रिवाजों का ससुराल वालों के पैसे खर्च नहीं करवाते। आपने बेवजह ही फूफा जी के इतने सारे पैसे खर्च करवा दिए। आपको पता होना चाहिए था कि मम्मी जी आपको शॉपिंग करवा देती, है ना मम्मी जी? कीर्ति ने ऐसा कहा तो माला जी को सांप सूंघ गया। कीर्ति ने यह सब कुछ इतनी मासूमियत से कहा कि जेठानी कविता का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया और सास माला जी से कुछ कहते नहीं बना। फिर कीर्ति बोली, वैसे बुआ जी, आपने शॉपिंग तो कर ली, अब मम्मी जी आपको शॉपिंग के सारे पैसे लौटा देंगी, है ना मम्मी जी? बुआ जी, आप दोनों मम्मी जी को बिल दे देना। मम्मी जी भी तो ऐसे ही करती हैं, यहाँ से अपने लिए कपड़े खरीद लेती हैं और बाद में अपने भाई भाभी से पैसे ले लेती। रिवाज तो सबके लिए सम्मान है ना मम्मी जी? माला जी से कुछ कहते नहीं बना और वह आंखें तरेरते हुए कविता की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है। शादी ब्याह का घर है और तुम्हें बातें करने से फुर्सत ही नहीं। माला जी ने डांट लगाई तो कीर्ति और कविता दोनों उठकर अपने कमरों में चली गई। इस बात का इतना असर तो जरूर हुआ कि अगले दिन ही माला जी ने अपनी दोनों बहुओं कीर्ति और कविता को उनके पसंद की साड़ी दिलवा दी। अब उन्हें समझ आ चुका था कि कविता को वह डांट कर चुप करा सकती थी, लेकिन कीर्ति बहुत तेज है, उसको रीति रिवाजों के नाम पर बहलाना नहीं जा सकता। वह कभी भी उनके मान सम्मान का फलूदा बना सकती, इसीलिए ऐसे रीति रिवाजों को बदल देना ही उचित है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आशा करता हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और
इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।